Hello student, this is a class for history. Today I am telling about गुप्त साम्राज्य का पतन और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। स्टूडेंट, मैंने इसके पहले आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के अधिकारियों के बारे में बताया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसका संस्थापक कौन था। आज मैं आपको बता रही हूँ गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। गुप्त वंश का प्राचीन भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। गुप्त साम्राज्य ने कई सदियों तक भारत में शासन किया। 5वीं शताब्दी के लगभग इस साम्राज्य की स्थापना, इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कई सारे जो शासक हुए, उसमें से कई विश्व स्तरीय या कहना इतिहास में इतने योग्य थे कि उनको भुलाना अविस्मरणीय या इतिहास में उनका योगदान बहुत अधिक है। गुप्त शासकों में चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अब इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना और इतने बड़े साम्राज्य को इतने सदियों तक चलाने के पश्चात ऐसे कई कारण हुए जिससे कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसमें मैं बताती हूँ आपको कि गुप्त साम्राज्य में मैंने पहले भी बताया है कि जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त ये बहुत योग्य शासक हुए हैं। जिसमें गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक जो नाम आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आता है, विक्रमादित्य का नाम आता है, समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिसने कि पूरे भारतवर्ष के चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य को फैलाया था। लेकिन फिर भी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना होने के बावजूद भी इस वंश का पतन हो गया। स्कंदगुप्त के बाद यानी स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ। उसके बाद इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना या इसका अस्तित्व बनाए रखना बहुत कठिन हुआ, या कहना चाहिए धीरे धीरे विघटनकारी शक्तियां प्रबल हो गई और इस साम्राज्य का पतन होने लगा। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसके शासन काल में ही धीरे धीरे कुछ राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, जिसमें गुजरात स्वतंत्र हो चुका था। पुरुगुप्त के बाद बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त, द्वितीय विष्णुगुप्त आदि शासक हुए। इनके शासनकाल में भी धीरे धीरे कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे इस साम्राज्य का जो क्षेत्रफल था वो धीरे धीरे अक्षुण्ण होने लगा। नरसिंहगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया। मालवा के यशोवर्मन और हूण शासक मिहिरकुल ने भी गुप्त साम्राज्य को बहुत हानि पहुंचाई। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। इसमें कई और तत्व थे जो गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान देते हैं, या कई ऐसे तत्व हैं ये जिससे पतन हो जाता है, या किसी भी साम्राज्य के विघटन में ये तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अयोग्य उत्तराधिकारी, इनएलिजिबल ऑफिसर, ये जो व्यक्ति थे, या कहना चाहिए अयोग्य उत्तराधिकारी, या हम कहेंगे कि जो स्कंदगुप्त था या समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त था, जो बाद के शासक हुए हैं वो शासक इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे कि जो एक इतने बड़े साम्राज्य को समुद्रगुप्त के द्वारा और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित किए गए विशाल साम्राज्य को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर रख सके। बाद के शासक जो थे उतने योग्य और नहीं थे, असमर्थ थे। इस कारण से गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। इस कारण से विदेशी आक्रमण, या कहना चाहिए भारत की सीमाओं के आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसमें हूणों के आक्रमण प्रमुख रूप से था। और
बाद के राजा भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अब दूसरा आता है फिर साम्राज्य की विशालता। ह्यूज एम्पायर। गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल था। जैसे मैंने आपको बताया कि चारों दिशाओं में समुद्रगुप्त के द्वारा भी पूरा प्रदेश या पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। शक्तिशाली सम्राट दूर दूर प्रदेशों में अपने प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखते थे, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त प्रथम प्रमुख थे। प्रांतों और सुदूर प्रदेशों में स्वतंत्र प्रवृत्ति पैदा होने लगी धीरे धीरे, और जैसे मालवा में यशोवर्मन, कन्नौज में मोखरी, इनकी स्वतंत्र सत्ता स्थापित होने लगी। गुजरात और अन्य प्रांतपतियों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया बाद के समय में। इस प्रकार से इस साम्राज्य का विघटन होना संभव हो पाया। फिर गुप्त काल में ही एक व्यवस्था थी सामंतों की व्यवस्था, जो कि सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ होने से भी धीरे धीरे सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया था और गुप्त साम्राज्य के अधीनता को अस्वीकार कर दिया। फिर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष है ना, तो इसका जो मुख्य बात आती है कि जब परिवार या वंश बड़े होते हैं तो गद्दी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं। तो आपस में ही गुप्त वंशियों में आपस में ही सिंहासन के लिए संघर्ष होते रहे। राजकुमार आपस में ही गद्दी के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे कि राजनीतिक और आंतरिक कलह उत्पन्न होने लगी। एक कोई भी निश्चित राजकुमार उत्तराधिकारी या राजा के द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित न करने के कारण भी ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपस में ही राजकुमार प्रतिद्वंदी हो जाते थे, राजधानी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे। राजकुमारों की प्रतिद्वंदता ही राजसभा की दलबंदी के कारण गुप्त साम्राज्य को अपार हानि का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे इस प्रकार से साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद आता है विदेशी आक्रमण। अब विदेशी अलाइन इन्वेजन मतलब जैसा मैंने बताया कि स्कंदगुप्त के बाद से ही हूणों के आक्रमण होने लगे थे। विदेशी आक्रमणों ने धीरे धीरे भारत की गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश करके अपने अधिकार को जमाना शुरू कर दिया। हूण नरेश मिहिरकुल ने गुप्त सम्राट बालादित्य को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। बाहरी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को इस प्रकार से खोखला कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हूणों के आक्रमण ने भारत के इस महान विशाल साम्राज्य को पतन की ओर प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे ऐसे ही अन्य आक्रमण और आंतरिक कलह से गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न होता चला गया। फिर सामंतों का विद्रोह, मैं ये आपको पहले भी बीच में भी बता चुकी। फ्यूडल रिबेलियन मतलब ये है कि जो सामंतवादी व्यवस्था गुप्त शासकों के द्वारा चलाई गई थी। जब गुप्त शासक बहुत अच्छे और योग्य थे, अपनी शक्ति और राजनीतिक एकता बनाकर चलते थे, तब तक तो सामंतों ने किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश के शासक निर्बल हुए तो सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कन्नौज में मौखरियों ने, गुजरात में मैत्रेकों ने, बंगाल में गौड़ शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और स्कंदगुप्त के बाद कई सारे सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये गुप्त जो सामंत थे गुप्त शासकों के द्वारा ही नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी होते थे, लेकिन बाद में शासकों की निर्बलता का इन लोगों ने लाभ उठाकर खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और बाद में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर परवर्ती गुप्त शासकों की आंतरिक एवं विदेश नीति। जो बाद के शासक हुए हैं, इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ लेटर गुप्ता रूलर्स, उनकी अगर हम बात करते तो इनमें देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा ये लोग अपनी शक्ति को सुदृढ़ तो कर देते थे। अगर हम पहले देखें तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो वैवाहिक और आपसी संबंधों के द्वारा आसपास के राज्यों को अपने अधीन करके राज्य को सशक्त बना लिया गया। लेकिन
बाद के समय में क्या हुआ कि जो शासक हुए हैं उन लोगों ने इस प्रकार की कोई नीति संचालित नहीं की। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागों और वाकटकों से अपने मैत्री संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे कि आसपास के इस प्रकार उनकी नीतियां पूर्ण रूप से निभाई नहीं गई या वैवाहिक संबंध बाद के शासकों के द्वारा नहीं चलाए गए। इस प्रकार से आसपास के जो शासक थे या प्रांत थे वो भी गुप्त साम्राज्य के विरोधी हो गए। फिर अगर हम देखते हैं अगला कारण, तो उसमें आता है अंतिम सम्राटों के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना। बाद के शासकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अहिंसावाद का अनुसरण करने लगे, जिससे कि सैनिकों में भी शक्ति का ह्रास हो गया और प्रादेशिक सीमाओं की सुरक्षा करना असंभव हो गया। आसपास के जो राज्य थे वो भी अब गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने लगे और इनकी सीमाएं सिकुड़ती चली गईं। दृढ़ सीमांत नीति का अभाव, जब केंद्रीय शक्ति की सीमा जो होती है उसकी सुरक्षा की अवहेलना करने लगे। विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना भी इनकी एक प्रारंभिक नीति नहीं रही। भारत में वही साम्राज्य स्थायी रहने में सफल होता है जो अपनी सुदृढ़ सीमा नीति का अनुसरण करता है। जो भी राजा सबसे पहले बाहरी क्षेत्रों को सुरक्षित करता है वही शासक सफल होता है। लेकिन आंतरिक कलहों के कारण जो उत्तरवर्ती शासक हुए उन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस साम्राज्य की नींव को हिला दिया। इस प्रकार से जो गुप्त साम्राज्य था, इतने सदियों से शासन करने वाला शासन था, वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। थैंक यू।